हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि पहले मैंने रोगों के बारे में वीडियो बनाए थे, आपका बहुत अच्छा सहयोग मेरे को मिल रहा है। चैनल का सब्सक्राइब भी आप कर रहे हैं, व्यू भी अच्छे आ रहे हैं। और दूसरे मेरे साथियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे मित्रों से निवेदन है, मेरे गुरुजनों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए ताकि मैं मेरे चैनल को और ज्यादा ग्रो कर सकूं। धन्यवाद साथियों। इसी क्रम में आज अपन टॉपिक ले रहे हैं सजीवों का रासायनिक संगठन। सजीवों का रासायनिक संगठन। अब यहां पर बात आती है कि रासायनिक संगठन का अर्थ क्या होता है कि जीव जो है, जीव जगत जो है, भले उसमें प्लांट आ गए, एनिमल आ गए, जीव जगत में शरीर का स्ट्रक्चर, जो शरीर की संरचना जो बनी होती है, वो कौन कौन से तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है आपको समझने के लिए। और जो छात्र 10वीं 12वीं और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये बहुत ही समझने लायक टॉपिक है। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको देखिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि सजीवों के रासायनिक संगठन का अर्थ ये होता है कि सजीवों के रासायनिक संगठन में कौन कौन से तत्व इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सजीवों का जो निर्माण होता है, उनका जो संगठन होता है, रासायनिक स्ट्रक्चर जो बनता है, उसमें लगभग 30 से ज्यादा तत्वों का योगदान होता है। 30 एलिमेंट जो होते हैं, 30 तत्व होते हैं, वो मुख्य रूप से शरीर के निर्माण का कार्य करते हैं। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इसमें से भी 30 में से भी ध्यान रखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो चार हैं उनको बृहद मात्रिक तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहा जाता है? बृहद मात्रिक तत्व कहा जाता है, यानी कि ज्यादा मात्रा में हमारी बॉडी में ये पाए जाते हैं। तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना है। इसके बाद सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो तत्व होते हैं उनको सूक्ष्म मात्रिक कहा जाता है। बहुत कम मात्रा में ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन आवश्यक होते हैं। कैल्शियम हड्डियों के लिए और इस तरह के ये तत्व जो होते हैं हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। तो मेजर तत्व जो हैं वो CHO और N है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे शरीर में लगभग 95 से 99% जो भाग होता है इन मुख्य चार तत्वों से मिलकर बना होता है। कितने? चार तत्वों से मिलकर बना होता है। अपन NCERT के अनुसार चल रहे हैं, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि दो प्रकार के बृहद मात्रिक तत्व हो गया, मैक्रो एलिमेंट कहते हैं इनको, और इनको माइक्रो एलिमेंट कहते हैं। मैक्रो और माइक्रो एलिमेंट इसको कहा जाता है। अब यहां पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का मुख्य अकार्बनिक स्रोत होता है। अब यहाँ पर CO2 जो होता है, जो वायुमंडल में पाया जाता है, वो कार्बन का अकार्बनिक स्रोत होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है, लेकिन सीधे वायुमंडल से इसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है जंतुओं द्वारा। वो अलग अलग मेथड है, वो उनके दूसरे परिवर्तन के कारण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हमारे वायुमंडल में गैसों के रूप में पाए जाते हैं, उनके ऑक्साइड पाए जाते हैं। तो ये मतलब आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि बॉडी का निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का के द्वारा होता है। अब यहां पर बात आती है साथियों, बात क्या आती है कि हमारी बॉडी के लिए मुख्य रूप से कौन कौन से घटक हैं जो हमारे रासायनिक संगठन में काम आते हैं, रासायनिक रूप से काम आते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा या लिपिड, तीसरा होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या लिपिड, और तीसरा होता है प्रोटीन। कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। अब यहां पर इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं जिनको RNA व DNA कहा जाता है। ये भी हमारे शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं। तो ये मुख्य रूप से हमारे तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, RNA और DNA। ये न्यूक्लिक अम्ल के दो टाइप हैं, RNA और DNA। अब यहां पर अपन सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे उसको कहेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि ये बॉडी स्ट्रक्चर आपके शरीर के निर्माण में ये तत्व बहुत आवश्यक है। देखो
छठी से लेकर के 12वीं तक या नीट या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम अगर आप देने जाओगे तो मुख्य रूप से आपको इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा साथियों। अब यहां पर सबसे पहला जो है वो कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर अपन सबसे पहला जो वीडियो अपन अभी पढ़ रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर अपने वीडियो की जो जितनी लेंथ होगी उसके आधार पर अपन अलग अलग वीडियो बना देंगे या फिर एक ही वीडियो में चलने देंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट अब यहां पर ये ध्यान रखें आप कि इनके मुख्य मुख्य कैरेक्टर, कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं, क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या काम करते हैं, ये सब अपन इसमें आएगा। सबसे पहला, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा भी कहा जाता है। शर्करा बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शर्करा बोलते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पृथ्वी पर उपस्थित जैव अणुओं में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैव अणुओं की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक रूप से ये पाए जाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन CHO से मिलकर बने होते हैं। ये इसका एक मुख्य पॉइंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बने होते हैं, CHO इनको कहा जाता है। और इनका अनुपात 1:2:1 रहता है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन समान मात्रा में और हाइड्रोजन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में जो काम आने वाले तत्व होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, इनका सामान्य सूत्र CH2O का होल N, यानी कि N उसकी संख्या है, उसके आधार पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ये इसका रासायनिक सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, CHON। N उसके बहुलकों के आधार पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं अपन। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है साथियों, तो ये इसके बेसिक्स हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि इनमें दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह और एक एल्डिहाइड या कीटोन समूह, दो या अधिक हाइड्रोक्सिल समूह और एल्डिहाइड और कीटोन समूह होते हैं, एल्डिहाइड व कीटोन समूह पाए जाते हैं। तो ये उसके बेसिक्स है। ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, शर्करा कहा जाता है, सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, CHO एलिमेंट कहा जाता है इनको। और इनका जो अनुपात है 1:2:1 के रूप में पाया जाता है। उनका संरचना सूत्र CH2O का होल ट्वाइस N होता है। ये दो या दो से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, एक इनमें एल्डिहाइड या कीटोन समूह पाया जाता है। ये उसके हो गए मुख्य कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जो है वो ये है, आपको ये ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं साथियों कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उसको अपन मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। देखिए कितने भागों में बांटा जाता है कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट ये 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन से, मोनोसेकेराइड, इनको सेकेराइड भी बोला जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड ये 3 उसके प्रकार हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ये 3 के प्रकार है। एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं अपन। मोनोसेकेराइड जो होते हैं वो छोटे अणु होते हैं और सरल शर्करा कहते हैं उनको। मोनोसेकेराइड क्या होते हैं, छोटे होते हैं और सरल शर्करा इनको कहा जाता है। ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं मोनोसेकेराइड। और इनका भी सामान्य सूत्र वही होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स का होता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 6 कार्बन वाले, इनमें 2 से ये जो 3 से 7 कार्बन परमाणु युक्त होते हैं, ये 3 से 7 कार्बन परमाणु युक्त पाए जाते हैं। याद रखना है आपको
कि इनमें कार्बन परमाणु की संख्या 3 से 7 तक, अधिकतम 7 तक इसमें कार्बन परमाणु होते हैं और 3 से कम नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये 3 जो शर्करा होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ये इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। इनका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ये एक दूसरे के आइसोमर हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आइसोमर है, एक दूसरे के समावयवी जिसको अपन कहते हैं, ये होते हैं। उसके बाद फ्रक्टोज जो होती है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शर्करा होती है। फ्रक्टोज जो होती है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। इनको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अभी अपन मोनोसेकेराइड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। इनका जो फर्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो अपन सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद आपको इनका नाम डेक्सट्रोज भी कहते हैं, इनको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। और ऊर्जा, एनर्जी उत्पादन में सबसे ज्यादा ये काम आते हैं। ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा ये काम आते हैं। ऊर्जा उत्पादन में सबसे ज्यादा काम आने वाली शर्करा है। और इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि मीठी प्रकृति की होती है फ्रक्टोज, और प्रयोगशाला में सैकरीन का निर्माण किया जाता है जो शर्करा से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। देखो यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आपको ध्यान रखनी है कि फ्रक्टोज मीठी शर्करा होती है और फ्रक्टोज से 200 गुना ज्यादा प्रयोगशाला में मीठी शर्करा बनाई जाती है जिसका नाम होता है सैकरीन। अब आप अनुमान लगाइए कि जहां पर 100 ग्राम शक्कर का उपयोग होता हो वहां पर केवल 0.5 ग्राम शक्कर से 200 गुना मीठा हो जाएगा। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, 200 गुना मीठा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि ये सब चीजें जो होती हैं वो केमिकली मॉडिफाइड है। इसका ज्यादा उपयोग, अपन को सैकरीन का ज्यादा उपयोग नहीं करना है। ज्यादा मीठे पदार्थों का उपयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि सैकरीन इसमें ज्यादा नहीं हो। तो ये आपके दिमाग में इतनी बातें रखनी है। ये है मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आप इसको कंठस्थ कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड छोटे सरल शर्करा वाले होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। इनका संरचना सूत्र CH2ON होता है। 3 से 7 कार्बन होते हैं इसके अंदर, 3 से 7 कार्बन वाली श्रृंखला ये पाई जाती है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होते हैं वो 6 कार्बन युक्त होते हैं। एक बार मैं और रिवाइज कर देता हूं। और इनका संरचना सूत्र C6H12O6 होता है, ग्लूकोज कहा जाता है। फ्रक्टोज ज्यादातर पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज होती है। इनका नाम डेक्सट्रोज भी होता है, इनको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, इनको डेक्सट्रोज कहते हैं। इसके बाद फ्रक्टोज से बनाई जाने वाली शर्करा जो होती है, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला जो सैकरीन होता है वो शर्करा से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। ये केमिकली मॉडिफाइड होता है और ये ज्यादा इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तो साथियों ये आपके मोनोसेकेराइड के बारे में बातें हो गई। अब अपन सेकंड लेंगे, डाइसेकेराइड। सेकंड वन आता है डाइसेकेराइड। अब डाइसेकेराइड के बारे में देखो, डाई का मतलब क्या हो गया? दो, द्विक। 2 मोनोसेकेराइड अणुओं के, 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलेंगे तो डाइसेकेराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? 2 मोनोसेकेराइड के मिलने से डाइसेकेराइड बनता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के रूप में C6H12O6 प्लस 2 मोनोसेकेराइड ले लो, C6H12O6, ये ग्लूकोज हो गया, ये फ्रक्टोज हो गया, इससे बना सुक्रोज। सुक्रोज में क्या बनेगा देखिए, C12H22O11 प्लस पानी का एक अणु बाहर निकल जाएगा, जल का अणु, ये पानी है, इसको कहते हैं सुक्रोज।
और यहां पर जल अपघटन होगा इसका और ग्लाइकोसिडिक बंध बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बंध। अब यहां पर इसकी परिभाषा क्या होगी, दो डाइसैकेराइड शर्करा जल में घुलनशील होती है, ये भी इसका एक बेसिक कैरेक्टर है, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होती है, मीठी होती है स्वाद में, और दो मोनोसैकेराइड अणुओं के मोनोमर के ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ने से ये बनते हैं। तो यहां पर इसके जो कैरेक्टर है वो मुख्य रूप से आपको बता दिए जाएंगे, कौन कौन से हैं। जल में घुलनशील मोनोसैकेराइड शर्कराओं के बारे, सॉरी डाइसैकेराइड के बारे में बात कर रहे हैं। जल में घुलनशील दो मोनोसैकेराइड या मोनोमर्स के मिलने से, ग्लाइकोसिडिक बंध बनने से, जल अपघटन के द्वारा ये बनते हैं, जिनको डाइसैकेराइड कहते हैं, और पानी का अपघटन हो जाता है, पानी बाहर निकल जाता है। तो ये इसमें देखो कौन कौन सी शर्करा होती है, सुक्रोज होता है इसमें, माल्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज भी डाइसैकेराइड है। ध्यान रखना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी शर्कराएं मोनोसैकेराइड है और कौन सी शर्कराएं डाइसैकेराइड है, कौन सी पॉलीसैकेराइड है। तो अपन पहले पढ़े थे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ये तीन जो है वो मोनोसैकेराइड है। इसके बाद सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये जो है वो आपके क्या कह सकते हैं कि ये डाइसैकेराइड है। इसके बाद माल्टोज जो होता है वो अंकुरित बीजों में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। माल्टोज शर्करा कहां से मिल सकती है, तो अंकुरित बीजों में, अंकुरित बीजों में। इसके बाद लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है, जैसा कि आप सब जानते हो, लैक्टोज जो होता है वो दूध में पाया जाता है, और सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में पाया जाता है। सुक्रोज शर्करा होती है वो गन्ने में पाई जाती है। अब 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड अणुओं के जुड़ने से बनी शर्करा को प्राय ओलिगो, अब देखो ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है इसको, ओलिगोसैकेराइड। 3 से 10 कार्बन अणुओं के जुड़ने से जो शर्करा बनती है उसको ओलिगोसैकेराइड भी कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ आइडिया आपके लिए, सभी क्लासों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी। अगर आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख लेंगे, अच्छी तरह से सुन लेंगे वीडियो को, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ये भुलाने की क्षमता नहीं रखती है, नहीं भूल सकते हो आप। एग्जाम में आएगा, आप लिखोगे, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बता दिया। डाइसैकेराइड दो मोनोमर्स के जुड़ने से बनता है, दो मोनोसैकेराइड जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं और ये डाइसैकेराइड बनते हैं। ये जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, जैसे ये फॉर एन एग्जांपल सुक्रोज, माल्टोज और गैलेक्टोज। सुक्रोज जो होता है वो गन्ने में मिलता है, लैक्टोज जो होता है वो दूध में मिलता है, और माल्टोज जो होता है वो अंकुरित बीजों में पाया जाता है, जो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद 3 से 10 कार्बन युक्त जो श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर मिलकर बनती है उसको ओलिगोसैकेराइड कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना। तो यहां पर ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार हो गया, जिसको अपन कहेंगे डाइसैकेराइड, जिसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। अब कोई डाउट हो आपके दिमाग में तो मेरे को अभी बता सकते हो आप कि ये हमको समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके वीडियो में बता सकते हैं। उसके बाद अपन तीसरा जो लेंगे उसको कहते हैं पॉलीसैकेराइड। उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड क्या होती है, जल में अघुलनशील होते हैं, पहली बात। जल में अघुलनशील शर्करा होती है, स्वाद में मीठी नहीं होती है, ये स्वाद में मीठी नहीं होती। देखो ये बेसिक डिफरेंट है इसमें, स्वाद में ये मीठी नहीं होती है, और ये मोनोसैकेराइडों के बहुलीकरण से बनती है। मोनोसैकेराइड के कई अणुओं के बहुलीकरण से, कई अणुओं के बहुलीकरण, बहुत सारे अणु इसमें, बहुत लंबी श्रृंखला वाले अणु होते हैं इसमें, बहुलीकरण से बनती हैं। तीसरा इसमें ध्यान रखना है, इसका जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है C6H10O5 का N, ये अणुओं के जुड़ने का बहुलीकरण की प्रक्रिया को बताया गया, यानी कि ये 6 कार्बन से ज्यादा होती है, डबल होती है ये। उसके बाद पौधों में मंड, स्टार्च, पौधों में स्टार्च या इसको मंड कहा जाता है,
मंड पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है, और जंतुओं में ग्लाइकोजन, जंतुओं में ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो होता है वो भी पॉलीसेकेराइड के रूप में कार्य करता है। और यहां पर दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मंड एवं ग्लाइकोजन ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनते हैं। मंड व ग्लाइकोजन ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनते हैं, ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनते हैं, यानी कि ग्लूकोज का बार बार ट्वाइस हो जाता है, डबल हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद एक शर्करा और बताई गई है ध्यान रखने के लिए आपको, इनुलिन, जो फ्रक्टोज के बहुलीकरण से बनती है। इनुलिन नामक जो शर्करा है उसका निर्माण फ्रक्टोज के बहुलीकरण से होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है। मंड ग्लाइकोजन ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनता है, और इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज के बहुलीकरण से बनता है। और पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसके बारे में, ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहा जाता है, एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। ग्लाइकोजन को जंतुओं का मंड भी कहा जाता है, जंतुओं का स्टार्च भी कहा जाता है, ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। और पॉलीसेकेराइड जंतु और पादपों में संग्रहित खाद्य पदार्थ या ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। ये संग्रहित खाद्य पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं, ईंधन के रूप में कार्य करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर जल अपघटन द्वारा पुनः मोनोसेकेराइड में बदल जाते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। ये आवश्यकता पड़ने पर, जब भी इसकी आवश्यकता पड़ती है तो ये वापस मोनोसेकेराइड में बदल जाते हैं, और ये हमारे शरीर के ऊर्जा उत्पादक पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। सेलुलोज और काइटिन भी पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब यहां पर दो नाम और हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलुलोज और काइटिन। सेलुलोज जो होता है उसके बारे में आप जानते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। और काइटिन जो होता है वो जंतुओं के कंकाल बनाने में काम करता है, कीटों के कंकाल और आर्थ्रोपोडा जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है, कीटों व आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल का निर्माण करता है। तो इतनी बातें आपको पॉलीसेकेराइड में ध्यान रखनी है। एक बार मैं और इसको रिवाइज करा देता हूं आपके याद रखने के लिए। पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठी नहीं होती है, ये ध्यान रखना। मीठी लिख दिया मैंने, मीठी नहीं होती है। मोनोसेकेराइड के कई अणुओं के बहुलीकरण द्वारा बनती है। इनका संदर्भ C6H10O5N होता है, और पौधों में यह मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में पाए जाते हैं। मंड और ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज के बहुलीकरण से बनता है, ये याद रखना है। इनुलिन जो होता है वो फ्रक्टोज के बहुलीकरण से बनता है। ये इनुलिन भी एक पॉलीसेकेराइड श्रृंखला होती है जो आपके किसके, फ्रक्टोज के बहुलीकरण से बनता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से दिमाग में क्लियर अपना पूरा रखना है कि बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि मोनोसेकेराइड कौन होते हैं, डाइसेकेराइड कौन होते हैं, पॉलीसेकेराइड कौन होते हैं और इनका फंक्शन क्या है। तो ये पूरा आपको दिमाग में, पूरा आइडिया एक बार दिमाग में बैठा रहना है। अब यहां पर दूसरी बात आती है कि अपन ने क्या कहा, ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहते हैं, और ये अधिकतर ये संग्रहित रूप में, संग्रहित के रूप में रहता है। इसके बाद सेलुलोज और काइटिन जो होते हैं, सेलुलोज और काइटिन जो होते हैं वो क्या, सेलुलोज कोशिका भित्ति बनाते हैं और काइटिन है वो कीटों का अंतःकंकाल बनाते हैं। ये आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में कुछ बातें याद रखनी। अब यहां पर आपको एक सीधी सा, ग्लाइकोजन को जंतु मंड भी कहा जाता है, ये अपन ने बताया आपको। कि इसके बाद आपको कुछ बातें, ये ऊर्जा उत्पादन के ईंधन के रूप में काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा उत्पादक रूप में कार्य, इसका कार्य क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य देख रहे हैं अपन। कार्बोहाइड्रेट के कार्य में बता रहा हूं, देखिएगा। पहला, 2 मिनट में, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, अब अपन को थोड़ा सा देख लेना है क्या क्या कार्य है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा उत्पादन में ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं, ईंधन के रूप में। दूसरा फंक्शन आपको ध्यान रखना है, पॉलीसेकेराइड के रूप में, स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में, स्टार्च व संचित वसा के रूप में काम करते हैं। उसके बाद काइटिन के रूप में कीटों का अंतःकंकाल बनाते हैं। सेलुलोज के रूप में कोशिका भित्ति बनाते हैं, और राइबोज के रूप में आरएनए और डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कुछ इसके मुख्य रूप से फंक्शन है
जिसको अपन इसके कार्य उत्पादक कहा जाता है। और मतलब ये प्रोड्यूसर होते हैं, हमको ऊर्जा देने का काम करते हैं। ऊर्जा अगर नहीं होगी तो आप जानते हो कि क्या होगा, हमारी बॉडी वर्क नहीं कर पाएगी। तो हर काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है कार्बोहाइड्रेट और महत्वपूर्ण नाम है ग्लूकोज। अब आप एग्जांपल के रूप में बता सकते हैं कि मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, ठीक है। उसके बाद पॉलीसेकेराइड, सुक्रोज, सॉरी डाइसेकेराइड सुक्रोज, और पॉलीसेकेराइड के रूप में ग्लाइकोजन है, ये सेलुलोज है, इस तरह के पदार्थ होते हैं जिनको अपन पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने आपको एक आइडिया अच्छी तरह से बता दिया, आपके दिमाग में बैठ गया है। अब दोस्तों देखिए, आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों को दीजिए। और मेरा निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने मेरे भाइयों से निवेदन है, मेरे दोस्तों से निवेदन है, मेरे मित्रों से निवेदन है, मेरे गुरुजनों से निवेदन है, प्लीज मैं ये ऑनलाइन स्टडी का जो मैंने शुरुआत करी है उसको आप आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो मेरे को थोड़ा सा फायदा होगा। धन्यवाद, बेल आइकन को दबाइए और थैंक यू। अब मैं अगले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा और प्रोटीन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।